प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक जो है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो है काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हिंदी के विराम चिन्ह के बारे में। हिंदी में जो वाक्य होते हैं, वाक्य अलग अलग तरीके के होते हैं और उनमें जो है अलग अलग तरीके के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम को हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। यानी जो वाक्य होता है जिसमें वाक्य का भाव जो है पूर्ण हो चुका हो, यानी वाक्य कंप्लीट हो चुका हो, तो वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी आप वाक्य ले लो, कोई सेंटेंस ले लो कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ये अपने आप में एक पूर्ण कंप्लीट जो है वाक्य है, तो इसमें हमेशा जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। ये होता है पूर्ण विराम। ठीक है, तो जो भी वाक्य अपने कंप्लीट सेंस में होगा उसके लास्ट में जो है हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राम एक अच्छा लड़का है, तुम दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें भाव जो है पूर्ण होता है, ठीक है, और वो अपने आप में कंप्लीट वाक्य होते हैं, उनमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये भी प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य काफ़ी मात्रा में होते हैं और प्रश्नवाचक वाक्यों में जो है हम प्रश्न प्रकट करते हैं, यानी हम प्रश्न करते हैं। जैसे इनमें जो है कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, और किसका, किसकी, कौन सा, कौन, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेशन कहते हैं। जैसे कोई भी आप एक वाक्य ले लो कि हम ले लेते हैं एक, तुम कौन हो। ठीक है, ये एक वाक्य है छोटा सा, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कौन। ठीक है, तो इसमें लास्ट में हम पूर्ण विराम ना लगा के हम प्रश्नवाचक साइन लगाएंगे, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है प्रश्नवाचक वाक्यों में लगाया जाता है। तीसरा है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादि यानी विस्मय। विस्मय किसे कहते हैं? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों में बोलते वक्त कोई आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, वे वाक्य होते हैं विस्मयादिबोधक। जो चिन्ह होते हैं उन वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं जिन वाक्यों के भाव अचानक प्रकट हों, चाहे वो दुख के भाव हों, चाहे वो खुशी के भाव हों, चाहे वो किसी आश्चर्य के भाव हों। ठीक है, तो जिन वाक्यों में अचानक भाव प्रकट होता है, ठीक है, उन्हें विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। जैसे कि कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, कमाल है, कमाल है आप 10 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, और इसमें जो है ये आएगा, ये जो होता है ये चिन्ह, ये एक ऐसे डंडा खींचेंगे और यहाँ नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। और ये विस्मयादिबोधक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक वाक्य जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो अचानक मन में भाव प्रकट होते हैं जिस वाक्य में, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने देखा
कि किसी ने हमें बताया कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो अचानक मन में क्या आया, कमाल है, आप 10 घंटे पढ़ते हो, तो आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम बोलेंगे आश्चर्य से कोई शब्द बोलेंगे कमाल है, तो उसके बाद जो है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। आप 10 घंटे पढ़ते हो और उसके बाद भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। नंबर 4 है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम या उपविराम, जिसे हम कोलन कहते हैं अंग्रेजी में, ये होता है अपूर्ण विराम। ठीक है। अपूर्ण विराम चिन्ह या उपविराम चिन्ह ये कैसे होते हैं, ये किन शब्दों में, ये किन वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं? अपूर्ण विराम चिन्ह या उपविराम चिन्ह ये उन वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं जिनमें वाक्य खत्म नहीं होता, जिज्ञासा बनी रहती है। जिनमें वाक्य, कोई भी वाक्य है वो खत्म नहीं होता, जिज्ञासा बनी रहती है, या जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो। ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं हम कि कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, यहां आएगा ये चिन्ह, कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब क्या है, इससे क्या दर्शाया जा रहा है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे और कुछ ये वाक्य अभी अधूरा है और कुछ इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए जैसे हमने लिख दिया ये हमने कंप्लीट कर दिया। कृष्ण के अनेक नाम हैं, गोपाल, गिरधर तथा श्याम। तो ये हो गया अब कंप्लीट वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, ये जो है ये चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तो ये साइन जो है ये उपविराम या अपूर्ण विराम का है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोलन। ठीक है, यानी ये तो फुल स्टॉप है, ये उसके आधे वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। यानी कोई वाक्य कंप्लीट सेंस में है तो फुल स्टॉप लगता है, और अगर उसकी आधी सेंस आ चुकी है, यानी उसमें जो है वाक्य अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिज्ञासा बन रही है, आगे भी वाक्य होगा, उसमें जो है इसका हम प्रयोग करेंगे कोलन का या अपूर्ण विराम या उपविराम का। ठीक है, और ये इसका एक एग्जाम्पल है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, यहाँ कोलन लगा दिया, गोपाल, गिरधर तथा श्याम। ठीक है, तो ये जो है पूरा वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह किन्हें कहते हैं, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकोलन। क्या कहते हैं, सेमीकोलन। ये अर्धविराम चिन्ह जो हैं, ये अपूर्ण विराम है या उपविराम है, इनसे थोड़ा सा कम ठहराव होता है। इनमें अर्धविराम चिन्ह में अपूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव होता है। इसमें जो है किंतु, परंतु, वरन, इसलिए, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, क्योंकि, बल्कि, ये ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अर्धविराम चिन्ह में या सेमीकोलन में। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, रवि तुम्हारा भाई है। ठीक है, ये शब्द हो गया, रवि तुम्हारा भाई है। अब इसमें थोड़ा सा ठहराव होगा, लेकिन अपूर्ण विराम चिन्ह वाला जो ये वाक्य था, इससे थोड़ा सा कम ठहराव होगा। तो रवि तुम्हारा भाई है, अब ये लगेगा सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन लगता है एक पॉइंट और नीचे कोमा, ऐसे। ठीक है, रवि तुम्हारा भाई है, इसलिए बच गया।
ठीक है। ये किसी ने कहा कि रवि तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया, ठीक है। तो ये जो ये चिन्ह है ये है सेमीकोलन या अर्धविराम चिन्ह, और ये जो है अपूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव होता है, और इनके जो वाक्य होते हैं जिनमें सेमीकोलन प्रयोग किया जाता है उनमें किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, बल्कि, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आसान सी पहचान है, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो सेमीकोलन का प्रयोग किया जाएगा वाक्यों में। नेक्स्ट देखते हैं अब अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं कोमा, ये है अल्प विराम चिन्ह, ये कोमा लगा होता है, ठीक है। इसमें जो है ये जो इससे ऊपर वाला अर्धविराम चिन्ह था ये सेमीकोलन, सेमीकोलन से इसमें थोड़ा कम ठहराव होता है। ऊपर जो अपूर्ण विराम, उपविराम देखा था हमने, ये दो बिंदी देखी थी, इससे कम ठहराव तो इसमें होता है। यानी जब हम बोलते हैं इसे तो बोलते हैं ठहर के, थोड़ा इसे थोड़ा सा इससे कम ठहराव होता है। जैसे कि हमने ये बोला था कृष्ण के अनेक नाम हैं, गोपाल, गिरधर तथा श्याम, इसमें थोड़ा कम ठहराव था। इसे कैसे बोलेंगे? रवि तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया, ठीक है। और ये जो अल्प विराम है कोमा, ये इससे भी कम ठहराव में बोला जाएगा। अच्छा, ये जो है अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं, ये दो संज्ञाओं के बीच में लगता है, दो क्रियाओं के बीच में लगता है, या दो विशेषण के बीच में लगता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अल्प विराम का या कोमा का। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सुशील कुमार तथा रवि खेल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये अल्प विराम चिन्ह का जो है ये एग्जाम्पल है। इसमें थोड़ा कम ठहराव है, इसमें ज़्यादा था, इसमें सबसे ज़्यादा ठहराव था, और इसमें सबसे कम है। सुशील कोमा, ठीक है, कुमार तथा रवि खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने बोला जब इसे अल्प विराम चिन्ह को हमने प्रयोग किया इस वाक्य में, तो जब हम बोलेंगे सुशील तो थोड़ा ठहरेंगे इसमें, सुशील कुमार तथा रवि खेल रहे हैं। अगर हम इस कोमा को हटा दें, ठीक है, अब क्या हो गया ये सुशील कुमार, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे एक ही नाम हो, सुशील कुमार तथा रवि खेल रहे हैं, जबकि कुमार अलग है, सुशील अलग है और रवि अलग है। तो हम यहाँ कोमा लगाएंगे जब, तो अब हो गया ये सुशील, थोड़ा ठहराव होगा, कुमार तथा रवि खेल रहे हैं। तो ये होता है कोमा या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफन कहते हैं। ये होता है योजक चिन्ह, ठीक है। ये दो विपरीत शब्दों के बीच में भी होता है। जैसे हम बोले माता पिता, ये जो माता पिता के बीच में जो है ये योजक चिन्ह है, हाइफन, ठीक है। जैसे हम बोले तुम ही तुम, ठीक है। जैसे कोई कार्य है कि तुम ही तुम इस कार्य को करते हो, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो तुम ही तुम, तो इसमें जो है ये बीच में तुम और ही के बीच में, और ही और तुम के बीच में, तुम ही तुम, ठीक है। ये हाइफन का चिन्ह है, ठीक है, या योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह का ये प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों में होता है जहाँ पे दो, जैसे ये माता पिता, तुम ही तुम,
और बहुत सारे होते हैं ऐसे वर्ड जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग यानी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को हम अंग्रेजी में डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। ये जो है ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लंबाई इसकी योजक चिन्ह से थोड़ी ज़्यादा होती है और इसका प्रयोग जो है किसी कथन की स्पष्टता के लिए किया जाता है। इस डैश का प्रयोग जो है किसी कथन की स्पष्टता के लिए किया जाता है, यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी भी कथन, कोई वाक्य की स्पष्टता के लिए या किसी शब्द की स्पष्टता के लिए जो है इस डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलें आपको कि भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं, फिर ये लगेगा, ठीक है, ये डैश लगा देंगे हम निर्देशक चिन्ह। भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं, डैश या निर्देशक चिन्ह, ठीक है। वर्ण, शब्द तथा वाक्य। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस, ये है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग ये किया गया, यानी डैश का प्रयोग। योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है डैश, और ये इसका एग्जाम्पल है, भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं, डैश, वर्ण, शब्द तथा वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्य में जो है डैश का यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा और ये सारे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम विवरण चिन्ह, जिसे हम एक्सप्लेनेशन मार्क कहते हैं। विवरण चिन्ह या एक्सप्लेनेशन मार्क कहते हैं जिसे, और ये जो है वाक्य को, किसी शब्द या किसी सेंटेंस को विस्तार में वर्णन करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है, विवरण चिन्ह का। यानी जब हम किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे, व्याख्या कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं एग्जाम में, तो जब हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालने के बाद ये चिन्ह लगाते हैं, ये ऐसे डैश होगा और यहाँ ऊपर और नीचे 2 बिंदियाँ होंगी, ठीक है। ये होता है विवरण चिन्ह, जिसे हम एक्सप्लेनेशन मार्क भी कहते हैं। और ये हमेशा जो है विस्तार से वर्णन करने के लिए इस मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ विवरण चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो है इसे हम एब्रीविएशन साइन भी कहते हैं। लाघव चिन्ह या एब्रीविएशन साइन, ठीक है, ये होता है लाघव चिन्ह। ये 0 के आकार का होता है, जैसे 0 होती है सेम ऐसा होता है। ये लाघव चिन्ह किन वर्णों पे लगता है? जो शब्द होते हैं उन शब्दों को छोटा करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें जैसे कि कहीं डॉक्टर लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे, बस ये लाघव चिन्ह लगा देंगे, डा बना के आगे लाघव चिन्ह लगा दिया, तो ये समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर लिखा है। तो डॉक्टर के जो है अगर हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा और वाक्य भी लंबा होगा, तो इसे शॉर्ट में लिखने के लिए ये लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हम पंडित लिखते हैं तो पंडित में क्या करते हैं, पन लिख के और ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। हम BA लिखते हैं, BA, ये लाघव चिन्ह लगा दिया। ऐसे हिंदी में हम जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लाघव चिन्ह अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह को हम अंग्रेजी में रिपीटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटेशन। आपने देखा होगा ये 2 कोमे हैं ऐसे, ये चिन्ह है, इसे हम अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं या रिपीटेशन। ये कहाँ होता है? जैसे कि मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप यहाँ से देखें, अल्प विराम, यहाँ से देखें, यहाँ से अर्धविराम चिन्ह,
तो मैंने क्या लिखा नीचे, अल्प विराम चिन्ह, तो चिन्ह ना लिख के मैंने रिपीटेशन मार्क लगा दिया या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग कर लिया, ये डबल, ठीक है। तो हम बार बार चिन्ह ना लिख के, अगर ये प्रयोग कहाँ होगा, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस से सेंटेंस बना रहे हैं हम, तो अगर एक ही शब्द बार बार उसके नीचे प्रयोग किया जा रहा हो, तब हम अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, उसे बार बार ना लिखकर। तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, ये चिन्ह है, चिन्ह के बाद योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, ये सारे चिन्ह हैं। तो मैं जो है, हम जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ चिन्ह लगा दिया, इसके बाद इन्हें मिटा के बस ये चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, अनुवृत्ति चिन्ह या रिपीटेशन चिन्ह। यहाँ पे रिपीटेशन चिन्ह ऐसे लगा देंगे, सीधा चिन्ह ना लिख के। तो ये प्रयोग होता है अनुवृत्ति चिन्ह का या रिपीटेशन चिन्ह का, ठीक है, वाक्यों में। और ये इसका साइन है, ये है अनुवृत्ति चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं हम त्रुटि चिन्ह, जिसे हम हंस पद भी कहते हैं। त्रुटि चिन्ह या हंस पद एक ही बात है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एरर। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये हंस पद या त्रुटि चिन्ह जब प्रयोग किया जाएगा जब हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है। जैसे हमने कोई भी वाक्य लिखा, हमने लिखा तुम कल स्कूल खेले थे। अब इसमें लग रहा है कुछ छूट गया, इसमें छूट गया मे, तो हम मे लगाना भूल गए। तो अब हम इस त्रुटि चिन्ह या हंस पद का प्रयोग करेंगे या एरर का प्रयोग करेंगे। ये होता है हंस पद या त्रुटि चिन्ह। उल्टा वी समझ लीजिए आप, जैसे अंग्रेजी में वी बनता है ना, तो ये उल्टा वी है। और ये प्रयोग कैसे किया जाएगा इसे ध्यान से समझना। जैसे ये सेंटेंस हमने लिख दिया, तुम कल स्कूल खेले थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल में लगाना है हमें, तो हम जो शब्द हम भूले हैं उसे तो लगाएंगे हम ऊपर, हमेशा नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, सही तरीका जो है। तो हम लिखेंगे यहाँ में, ये लिख दिया हमने में, तुम कल स्कूल में खेले थे। अब इस चिन्ह को कहाँ लगाएंगे? इस चिन्ह को हमेशा लगाया जाता है नीचे की तरफ, ये लगाया जाता है इस चिन्ह को ऐसे, ये ऐसे लगेगा ये चिन्ह, या इसे थोड़ा सा हम नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे प्रयोग किया जाता है। यानी जो सेंटेंस लिखा होगा लाइन में, जो वाक्य लिखा होगा, उस वाक्य के नीचे की तरफ इस चिन्ह को लगाते हैं, और जो भूला हुआ शब्द है, जिस शब्द को हम लिखना भूल गए, उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। ये सही तरीका होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ त्रुटि चिन्ह या हंस पद या एरर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह को हम जो है अंग्रेजी में स्लैश या ऑब्लिक मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश या ऑब्लिक मार्क। ये होता क्या है विकल्प? जब कोई विकल्प एक साथ प्रस्तुत करने हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये होता है ये चिन्ह, ये ऐसे तिरछा डंडा होता है, ऐसे। हमेशा ये डंडा ऐसे नहीं खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, यानी उस साइड से अपनी तरफ, ठीक है। ये होता है ये, इसे कहते हैं हम ऑब्लिक मार्क या स्लैश भी कहते हैं, या हम हिंदी में कहते हैं इसे विकल्प चिन्ह। ये लगता कहाँ है? ये लगता है जब कोई विकल्प एक साथ प्रस्तुत हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यही देख लीजिए आप, जैसे हमने लिखा था ऊपर त्रुटि चिन्ह, और ये ऑब्लिक, ये, ठीक है, ये ऑब्लिक का साइन है ना, या स्लैश कह सकते हैं, या विकल्प चिन्ह है ये, ठीक है। ये दोनों के बीच में हंस पद और त्रुटि चिन्ह के बीच में है। तो यानी विकल्प है, हंस पद का विकल्प त्रुटि चिन्ह है, त्रुटि चिन्ह का विकल्प हंस पद है, यानी कोई से को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जब दोनों का एक ही मतलब हो तो इसे जो है हम विकल्प चिन्ह को बीच में लगाते हैं।
त्रुटि चिन्ह या हंसपद एक ही बात है, ठीक है। तो विकल्प चिन्ह ऐसे शब्दों के बीच में लगता है जब कहीं विकल्प दिया हो और उस विकल्प को प्रस्तुत करने के लिए इसे लगाया जाता है जब दोनों का मतलब एक ही हो, ठीक है। तो ये है विकल्प चिन्ह, जैसे त्रुटि चिन्ह और हंसपद के बीच में लगा है। उम्मीद करता हूँ विकल्प चिन्ह भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें, इसके एग्जाम्पल मैंने एक एक एग्जाम्पल तो बता दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल जो है आप किताब से ज़रूर कंसल्ट कर लें। मेरी वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो आती है, किसी भी टॉपिक पे जो भी वीडियो मेरी बनती है, चाहे वो हिंदी की हो, जीएस की हो, कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पे, उस टॉपिक की वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक को आप किताब में जो है ज़रूर पढ़ें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।